हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पर आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स की क्लास को भी एक इजी और लॉजिक तरीके से। दोस्तों, उसी लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी के लेसन में किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक, उसकी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक कैसे और कब निकाला जाता है, इस बात को आज जान लेते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे हिसाब से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन एक ऐसा है जिसके एग्जाम में आने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसे डेरिवेशन की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, जिसे हम कम से कम समय में और बिल्कुल एक इजी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, इस बारे में आज हम जान लेते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और यदि अच्छा लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। उनसे बताइए कि वो हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करके पा सकते हैं मैथमेटिक्स फिजिक्स को एक आसान तरीके से पढ़ने का गोल्डन चांस। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है। कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उसके अक्ष पर या अच्छी स्थिति पर या अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, इसकी बात कर लेते हैं आज। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव को ड्रा करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक ऐसा निकाय जिसमें दो परिमाण में बराबर परंतु चिन्हों में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। मान लीजिए यहां पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। ये पॉइंट ए है, इसका ये पॉइंट बी है। ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। क्लियर है? इसका मध्य बिंदु O है, तो यहां से यहां तक की दूरी L होगी और यहां से यहां तक की दूरी भी L ही होगी। ठीक है, अब इसकी अच्छी स्थिति में यानी इसके अक्ष पर, तो द्विध्रुव का अक्ष कुछ इस प्रकार होगा। चाहे तो आप इधर बना सकते हैं। द्विध्रुव का अक्ष होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। मान लीजिए अक्ष पर यहां पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्लियर बात है? अच्छा, अब क्या करते हैं, यहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो ये जो द्विध्रुव का पॉइंट O है, यहां से मान लेते हैं कि ये दूरी R है जहां पर ये P बिंदु स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में जहां पर बिंदु P स्थित है वहां पर मान लेते हैं कि ये दूरी R है। बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी है, उस पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर क्या करते हैं, इस वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो लगेगा पॉइंट B और A से। B पर माइनस क्यू आवेश है और A पर प्लस क्यू आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र आपका लगने वाला है माइनस क्यू आवेश से और प्लस क्यू आवेश से। किस पर लगेगा? बिंदु P पर। और बिंदु P पर निकालना है आपको वैद्युत क्षेत्र, टोटल वैद्युत क्षेत्र। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों वैद्युत क्षेत्रों को आपस में घटाना पड़ेगा। कैसे? यहां पर हम इससे सबसे पहले जान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो लगेगा पॉइंट P पर वो दो दिशाओं में लगेगा। एक तो ऐसे लगेगा और एक ऐसे लगेगा। ठीक है, एक ऐसे लगेगा और एक ऐसे लगेगा वैद्युत क्षेत्र। एक ई वेक्टर इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। अब हम ये जानेंगे कैसे कि ये ऐसे और ऐसे आपस में एक दूसरे के समांतर क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो यहां पर इसको सॉल्व करने से पहले हम देख लें, यदि हमारा आवेश माइनस का है, ठीक है, तो उससे गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स रेखाएं होंगी वो उस आवेश के ओर ही गमन करेंगी, यानी ऐसे। ठीक है, माइनस आवेश की ओर ही जाएंगी। और यदि आवेश आपका प्लस का है तो ये रेखाएं कुछ ऐसे जाएंगी, यानी इससे निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र गुजरने वाला वो कुछ इस प्रकार होगा। क्लियर है? तो देखिए यहां पर प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र P पर होगा वो इस तरफ होगा, क्योंकि प्लस वाले चार्ज से वैद्युत क्षेत्र सदैव दूर भगता है, तो वो प्लस क्यू से इस तरफ होगा। और माइनस क्यू वाले चार्ज से वैद्युत क्षेत्र सदैव उसकी ओर आकर्षित होता है, इसलिए ये वाला जो होगा वो माइनस क्यू के कारण होगा। तो यहां पर इसे हम लिख सकते हैं E प्लस और इसे लिखेंगे E माइनस लिख सकते हैं। क्लियर है?
जान गए कि यहाँ पर ई वेक्टर इधर और ई वेक्टर इधर क्यों लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा फिगर। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस फिगर में जो हम आपने एक्सप्लेन पॉइंटेड भी नोटेड किया है उन्हीं को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी संपूर्ण लंबाई 2l तथा मध्य बिंदु O है। क्लियर है? मध्य बिंदु O है। द्विध्रुव के A बिंदु पर प्लस आवेश तथा B बिंदु पर माइनस आवेश वितरित है। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर एक बिंदु P है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P जिस पर वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र एक तो इधर होगा और एक इधर होगा। एक कैसे होगा हमने आपको अभी बताया है, ये ई प्लस होगा और इधर ई वेक्टर माइनस होगा। इसका परिणामी जो होगा वो पॉइंट्स पी पर होगा। जो ई वेक्टर आपका होगा वो पॉइंट्स पी पर होगा ई वेक्टर। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। E इक्वल टू के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर, चूंकि यहां पर आवेश प्लस क्यू का इसलिए यहां पर E प्लस कर देंगे। ठीक है, के क्यू की वैल्यू क्यू होगी और दूरी यहां पर होगी प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी क्या होगी, प्लस क्यू आवेश यहां है, P पॉइंट यहां है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। तो पहले P से लेके O तक की दूरी को हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये दूरी R है और O से लेके A तक की दूरी L है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, R प्लस L हो जाएगी। दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर, R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। माइनस क्यू आवेश के कारण होगा E माइनस इक्वल टू के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन दूरी। माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगी, माइनस क्यू आवेश पॉइंट्स बी पर स्थित है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, तो यहां से यहां तक की दूरी R है और यहां से यहां तक की दूरी L है। तो ये कितनी बचेगी, R में से L को कम कर देंगे अर्थात R माइनस L, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम ये फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र। चलिए बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र निकाल लेते हैं। क्या होगा, E इक्वल टू होगा E1 माइनस E2। तो यहां पर जानेंगे कैसे कि समीकरण 2 से 1 को घटाना है या 1 से 2 को घटाना है। ये कैसे जान पाएंगे कि इसमें समीकरण 1 का मान ज्यादा है या 2 का। तो देखिए क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। E प्लस इक्वल टू के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इधर है E माइनस इक्वल टू के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो देखिए के क्यू बराबर है अंश, हर की बात कर लेते हैं। यहां पर आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, यहां पर आर माइनस एल का होल स्क्वायर है। तो यहां पर आर माइनस एल के होल स्क्वायर वाला समीकरण आर प्लस एल के होल स्क्वायर वाले समीकरण से बड़ा है। कैसे, यदि सपोज करिए आर बराबर 7 है, एल बराबर 2 है, तो ये आर माइनस एल बराबर कितना आएगा 5 और आर प्लस एल बराबर कितना आ जाएगा 9। तो यदि हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे और इसको करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू इसकी अपेक्षा ज्यादा आएगी। 5 वाले की वैल्यू इसकी अपेक्षा ज्यादा है। कहने का मतलब है कि कोई भी भिन्न जब अंश बटे हर में दी गई हो और उसके अंश एक जैसे हो तो जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न वहां पर बड़ी होती है। तो यहां पर समीकरण 2 बड़ा होगा। तो कहने का मतलब है माइनस वाले वैद्युत क्षेत्र से प्लस वाले वैद्युत क्षेत्र को घटाएंगे। ठीक है, तो बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वो माइनस वाले से प्लस वाले को घटाने पर प्राप्त होगा। क्लियर है, चलिए घटा देते हैं। E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। के क्यू को कॉमन ले लेते हैं यहां पर बचेगा A1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा E इक्वल टू के क्यू इंटू, यहां पर ये एलसीएम हो जाएंगे दोनों, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसकी तिरछी मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसे लिखेंगे E इक्वल टू के क्यू, इसका फॉर्मूला खोलेंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये बनेगा। और माइनस में इसका फॉर्मूला खोलेंगे R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। तो R स्क्वायर माइनस का होगा, एल स्क्वायर माइनस का होगा, 2RL प्लस का होगा, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ, इसके सभी निशान चेंज होंगे। ओके, क्लियर है? और नीचे होगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिया गया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लगा देंगे। क्लियर है? लिखेंगे R स्क्वायर कैंसिल होगा, एल से एल कैंसिल होगा, ये बचेगा E इक्वल टू के क्यू इंटू 2RL हो जाएगा 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसे क्लियर कर लेते हैं। यहां पे देखिए क्या लिखेंगे, E इक्वल टू के क्यू इंटू 4RL को लिखेंगे 2 इंटू 2RL और अपॉन नीचे लिखेंगे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पर हम बात कर लेते हैं किसकी, देखिए यहां पर इसमें देख लेते हैं, यहां पर लिखेंगे R इज डबल ग्रेटर देन L। R की वैल्यू यहां पर L की तुलना में बहुत अधिक है। कितनी अधिक है? बहुत अधिक है। इसलिए यहां पर L का जो मान है वो नगण्य माना जाएगा। ठीक है, L का मान यहां पर नगण्य माना जाएगा, क्योंकि R की तुलना में L की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए L का मान नगण्य माना जाएगा। और नगण्य मान केवल, फिर से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बता दें, नगण्य मान केवल वहीं पर माना जाता है जहां पर कोई फलन किसी दूसरे फलन के साथ जुड़ा हो या घटाने में लिखा हुआ हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है नगण्य फलन वहां पर नहीं माना जाएगा जहां पर गुणा या भाग का कोई फलन दिया गया हो। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे क्या, लिख देते हैं, नगण्य जोड़ या घटाने पर लागू होता है। ठीक है, गुणा या भाग पर नहीं। ठीक है, नगण्य जो फलन होता है, किसी भी फलन को यहां पर नगण्य माने एल स्क्वायर, तो एल जो है आर की तुलना में माइनस में दिया गया है, इसलिए ये जो घटाने में दिया गया है, इसलिए इस पर ये नियम लागू होगा। ना कि ये 2RL दिया, ये इसको नगण्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये इसके साथ में गुणा में दिया गया। गुणा या भाग वाले फलन को नगण्य नहीं माना जाता है, जो फलन प्लस में या माइनस में दिया होता है उसी के साथ उसे नगण्य मानते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर एल स्क्वायर का मान नगण्य होगा, तो इसे लिखेंगे, टू अंदर ले जाएंगे, 2 इंटू 2QL इंटू R, ऐसे लिख देंगे। इस Q को 2L के साथ में कर देंगे इंटू R, अपान नीचे हो जाएगा R स्क्वायर का स्क्वायर, ये L का मान नगण्य हो जाएगा, R स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा। अब ये जो 2QL है ये बराबर होता है P के, यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि 2QL बराबर होता है P, तो द्विध्रुव अघूर्ण 2QL बराबर P होता है, तो यहाँ पर जहाँ पर 2QL लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लगा देंगे, P। तो ये बन जाएगा E इक्वल टू K इंटू 2 इंटू P इंटू R अपान R की पावर 4 हो जाएगा। देखिए K 2QL इक्वल टू P इंटू R अपान R की पावर 4, एक बार ये कम हो जाएगा, 3 बचेगा। E इक्वल टू K इंटू 2P अपान R क्यू। ठीक है, अब यहां पर हम इसे क्या लिखेंगे, E इक्वल टू K की वैल्यू लगा देंगे, क्या गॉस की प्रमेय में हमने, कूलाम के नियम में हमने सॉल्व किया है कि K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे 2P अपान R क्यूब। ये होगा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर या अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र, मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक। तो दोस्तों कैसे लिए आज की छोटी सी क्लास, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उनसे बताइए कि वो हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट कर पा सकते हैं हमें फिजिक्स को बहुत ही आसान तरीके से हल करने का सुनहरा मौका। दोस्तों आज हमें फॉलो करते रहेंगे, हम आपको देते रहेंगे इस प्रकार से लेसन बाय लेसन वाइज क्वेश्चनों को एक आसान तरीके से हल करके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति या निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसकी दोस्तों वीडियो में, निरक्षीय स्थिति को लेकर। तब तक के लिए थैंक्स।